नमस्कार साथियों, मैं सुबीर सिंह मैक्स नॉलेज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, उम्मीद है सीयूईटी की प्रिपरेशन बेहतरीन चल रही होगी। उसी क्रम को आज हम लोग आगे बढ़ाते हुए हम लोग एक और टॉपिक के साथ आए हैं, अर्थक्वेक। पिछले क्लास में हम लोग प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को भी देखे थे। अब समय आ गया है अर्थक्वेक को जानने को, यानी कि भूकंप को। आपको बता दूं सबसे पहले कि आज की क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। भूकंप के बारे में पढ़ेंगे, जिससे कि इससे जुड़े कुछ वर्ड्स होते हैं, वर्ड्स हैं जो नाम हैं उसे जानेंगे क्या है। साथ में ये भूकंप कैसे आते हैं, क्या रीज़न क्या है, और इसमें जो वेव बात की जाती है ये कौन कौन सी वेव हैं, इनके बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की टॉपिक, जो है कि है भूकंप यानी कि अर्थक्वेक। भूकंप को आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, हर एक बच्चा इसके बारे में जानता है। लेकिन भूकंप का भी अध्ययन किया जाता है बहुत गहराई के साथ। हालांकि ये आपको कोई रटने वाली चीज़ इसमें नहीं है। एक बार आप समझ गए तो समझ गए। आप अगर अच्छे से ध्यान से बस आज की क्लास शुरू से अंत तक सुनना है, एक तरह से बस लेक्चर, मोस्टली इसमें लेक्चर की ज़्यादा हिस्सेदारी रहेगी। कुछ जो इंपॉर्टेंट लगेगा मैं उसे लिख भी दूंगा। शुरू इसमें क्या है, भूकंप के बारे में सभी जानते हैं कि भूकंप आता है तो सब हिलने लगता है। ठीक, यही बस भूकंप ही है और इसमें कुछ नहीं ऐड करना है हमें। बताया जाता है कि भूकंप क्या है, पृथ्वी की हलचल जब होती है, भूकंप, भू कहा जाता है कि अर्थ को भू बोला जाता है। कंपन, इसमें भूकंप है यानी कंपन ये होने लगता है, हिलने लगती, हलचल होने लगती, तो वही हमारा भूकंप है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। लेकिन इसका भी अध्ययन किया जाता है, तो वही हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, भूकंप से और क्या बातें जानी जा सकती है। तो आपको बता दूं कि इस सीरीज चलाई जा रही है, लगभग आपकी 16-17 सीरीज वीडियोस हो गई हैं। इस सीरीज की 15-16 क्लासेज हो गई हैं, जो कि सीयूईटी के क्लास के लिए बेहतरीन साबित हो सकती है। अगर आप रेगुलर रहते हैं, आप अपनी तैयारी के साथ साथ अगर यहाँ का भी ध्यान देते हैं, तो ज़रूर आप बेहतर करेंगे, एग्जाम में बेहतर फाइट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अर्थक्वेक, तो आपको यहाँ कुछ वर्ड से पहले मैं बता दूँ, सिस्मोलॉजी है, सिस्मोग्राफ है, सिस्मिक सेंटर है, इपीसेंटर है, आइसोसिस्मल है। अब ये सब क्या है, इसके बारे में भी जानना जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में क्या करता है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है तो इनके बारे में पूछ लिया कि सिस्मोलॉजी क्या है, या सिस्मोग्राफ क्या है, सिस्मिक सेंटर क्या है, एपिक सेंटर क्या है, आइसोसिस्मल क्या है। तो ये सब बातें क्या है, अर्थक्वेक से अगर रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा है तो उसमें ये पूछ सकता है। तो आपको बस ये ध्यान देना है, इसे थोड़ा याद रखिएगा कि ये सब क्या है। तो सबसे पहले यहाँ आता है सिस्मोलॉजी। अब सिस्मोलॉजी क्या है, हमने जैसे कि मैंने बताया कि अब अर्थक्वेक ज्योग्राफी में इसका स्टडी किया जाता है। तो यही जो अर्थक्वेक का जब स्टडी जो किया जाता है, इसी के अंदर किया जाता है सिस्मोलॉजी, यानी कि जो अर्थक्वेक है, भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है, सिस्मोलॉजी कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है सिस्मोग्राफ। अब सिस्मोग्राफ क्या है, सिस्मोग्राफ, अब जैसे हम ये तो पता करेंगे ही कि भूकंप हम सुनते होंगे इतनी तीव्रता, बहुत तेज भूकंप आया, बहुत धीरे भूकंप आया, या मध्यम गति का है। तो ये कैसे पता चलेगा, कोई ऐसा तो है नहीं खड़ा होकर बताएगा कि वो ज़्यादा हिल रहा है तो कहेगा ज़्यादा तेज भूकंप आया, हल्का हल्का से घूम रहा है तो इसका मतलब हल्का से भूकंप आया, नहीं। इसकी भी कोई मशीन होगी, कुछ पता लगाया जाता होगा कि कितनी तीव्रता से भूकंप आया है। ये सब बातें तो कौन बताता है, सिस्मोग्राफ से पता चल, भूकंप का पता लगाया जाता है। फिर आता है सिस्मिक सेंटर। ये ध्यान दीजिएगा, सिस्मिक सेंटर क्या है। अब ध्यान दीजिए, भूकंप की उत्पत्ति का केंद्र क्या कहलाता है, भूकंप मूल कहा जाता है या सिस्मिक सेंटर बोला जाता है। सिस्मिक सेंटर को आप इस तरह से समझिए कि ये क्या है, हमारा अर्थ है। अर्थ में यहाँ पर क्या है, सबसे पहले कि अर्थ, देखिए भूकंप जो आता है, भूकंप की जो उत्पत्ति होती है बाहर नहीं होती है, क्लाइमेट में नहीं होता है, ये अर्थ के अंदर होता है। तो अर्थ के अंदर मान लीजिए यहाँ पे जहाँ पे भूकंप की उत्पत्ति होती है वही हमारा क्या कहलाता है, सिस्मिक सेंटर कहलाता है। तो सिस्मिक सेंटर में पहले यहाँ भूकंप की उत्पत्ति होती है और यही हमारा क्या कहलाता है, सिस्मिक सेंटर कहलाता है। आप इसे फोकस पॉइंट भी बोलते हैं, ठीक है, भूकंप मूल भी बोलते हैं सिस्मिक सेंटर को। अब आता है ईपी सेंटर। अब ईपी सेंटर क्या है, जब यहाँ भूकंप आएगा, अर्थक्वेक आएगा, तो ऑब्वियसली क्या होता है, हम लोग तो यहाँ पर हैं, यहाँ पर भी फील होता है, महसूस होता है। तो यहाँ पर इसके ठीक ऊपर जो जाएंगे, यहाँ पर सबसे ज़्यादा भूकंप के झटके मिलेंगे, सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक जो आएगा यहाँ पे आएगा, और यही जो हमारा एरिया रहेगा ये क्या कराएगा, ईपी सेंटर कहलाता है। ये क्या है, ईपी सेंटर। इसी को लोग कहते हैं कि इस बार जो भूकंप आया या इस समय जो भूकंप आया था उसका ईपी सेंटर कहाँ था। तो आप यही बताएंगे कि जो आप यही समझ जाइए कि जो एकदम नीचे है उसके ऊपर जो है वहाँ पर सबसे ज़्यादा भूकंप आएगा, और सबसे पहले ईपी सेंटर पे। तो ईपी सेंटर जो हो गया हमारा, ये हो गया। आइसोसिस्मल क्या है, आइसोसिस्मल, जैसे कि आप लोग जब क्लाइमेट पढ़े थे तो समान एयर प्रेशर वाले जो एरिया थे उनको मिलाने वाली लाइन थी एक, और एक जैसा टेम्परेचर वाले एरिया को मिलाने वाली लाइन थी। उसी तरह यहाँ पर भी है, किसी दो स्थान समान तीव्रता वाले भूकंप, क्या है, समान तीव्रता वाले भूकंप के क्षेत्रों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है,
आइसोसिस्मल लाइन कहलाती है। तो आइसोसिस्मल लाइन याद रखिएगा, ये समान क्षेत्रों में भूकंपीय तीव्रता वाले क्षेत्रों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, आइसोसिस्मल कहलाती है। तो ये कुछ 4-5 नाम हैं जिसे कि आपको याद रखना जरूरी है अर्थक्वेक के। मुख्यतः ये सब 4-5 हैं जिसे आपको याद रखना बहुत जरूरी है, इससे भी क्वेश्चन उठ जाते हैं। तो आगे हम लोग अब क्या पढ़ेंगे, अब जो अर्थक्वेक है, भूकंप है, ये आते क्यों हैं। सबसे पहला रीज़न तो यही है कि अर्थक्वेक जो होते हैं ये आते क्यों हैं। आपको बता दूं, अर्थक्वेक का कोई 1-2 रीज़न नहीं है, अर्थक्वेक के कई रीज़न होते हैं जिससे हमें पता चलता है कि भूकंप यहाँ आ सकता है या भूकंप आता है। हमारे देश में, भारत में भी कई ऐसे रीज़न हैं जो कि भूकंप को लाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं, यानी कि भूकंप लाने के लिए पर्याप्त है, इनफ होते हैं। विश्व के कई क्षेत्रों में भूकंप आते हैं, उसके अलग अलग कई रीज़न हो सकते हैं। सामान्यतः हम ये जानते हैं कि पृथ्वी क्या होती है, हिलने लगती है। अब पृथ्वी हिलेगी कैसे, इसके अगर कोई ऐसा कारण है जो हमारी पृथ्वी को हिला दे, हलचल आ जाए उसमें, वही तो है भूकंप, और कुछ तो है नहीं। तो हमने देखा कि अर्थ जो हिलती है कई कारण से हिलती है। आप इमेजिन कीजिए, अगर आप नहीं कोई मतलब अध्ययन स्टडी नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप बता सकते हैं कि पृथ्वी हमारी किन कारणों से हिल सकती है। आप मूवी देखे होंगे, परमाणु मूवी देखे होंगे, तो वहाँ जब पोखरण में परीक्षण किया गया तो क्या हुआ था, वहाँ पे सारी चीज़ें हिलने लगी थी। तो क्या है, जब पृथ्वी हिल गई तो वही हमारा क्या है, अर्थक्वेक है। तो क्या है यहाँ पर, अर्थक्वेक कैसे आ सकता है, या तो जो ह्यूमन की एक्टिविटी है उसके वजह से आ सकता है, या नेचुरली तरह से भी अर्थक्वेक आ सकता है। अब वही हम जानेंगे कि किस किन कारणों से अर्थक्वेक आते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट रीजन है जिनके बारे में हम लोग यहाँ जानने जा रहे हैं। यहाँ देखिए अब क्या किया गया है, ये मैंने क्या किया, इस साइड क्या किया है, रीजन लिखे, यानी कि किन कारणों से जो हमारा अर्थक्वेक है वो आ सकता है। सबसे पहला रीजन आता है वॉल्केनिक इरप्शन, यानी कि ज्वालामुखी उद्गार, ज्वालामुखी विस्फोट। अब ज्वालामुखी आप ये समझिए, आप ज्वालामुखी जानते हैं बहुत अच्छे से कि क्या होता है, ज्वालामुखी में बहुत ढेर सारा लावा या मैग्मा करते हैं, बाहर निकल जाता है, यानी कि पृथ्वी को फाड़ के बाहर आता है। अब जब किसी को कोई तोड़ेगा, फोड़ेगा, फाड़ेगा तो क्या करेगा, जरूर हिलेगा, कंपन होगा, मोशन होगा, उसमें मूव करेगी वो तो वही क्या है, हमारा अर्थक्वेक है। तो इस तरह से आप समझिए कि अर्थक्वेक कैसे आता है, वॉल्केनिक इरप्शन, यानी कि ज्वालामुखी विस्फोट से भी हमारा क्या करता है, भूकंप आता है। इसका एक रीजन और है कि हमने क्या बताया कि ज्वालामुखी बाहर आता है, लेकिन ऐसा क्या होता है कि कभी कभी ज्वालामुखी बाहर नहीं आ पाता है, कोशिश करता है, इस पर बार बार अटैक करता है, लेकिन बाहर नहीं आता। लेकिन जब अटैक करेगा, कोई बार बार उसे ढकेलेगा, मारेगा, तब पर भी तो हिलेगा ही, हलचल होगा, तब पर भी हमारा क्या होता है, भूकंप आता है। अर्थक्वेक का ये सबसे बढ़िया रीजन, यानी बढ़िया क्या, सबसे बड़ा रीजन माना जाता है वॉल्केनिक इरप्शन का। फिर है श्रिंकिंग ऑफ द अर्थ, अर्थ श्रिंकिंग यानी सिकुड़न, अर्थ में सिकुड़न। आप कहेंगे अब ये क्या कर रहे हैं आप, देखिए हमें क्या पता है, आप लोग अगर एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताऊं, आप लोग अगर रेलवे स्टेशन कभी गए होंगे, रेलवे की पटरियों पे गए होंगे, तो वहाँ आप लोग देखेंगे जो पटरी जहाँ पे ज्वाइन होती हैं वहाँ पे बीच में थोड़ा स्पेस रहता है, वहाँ खाली जगह रहती है। क्यों खाली जगह रहता है, आप लोग इसके बारे में कभी पढ़े होंगे या आपकी जानने की इच्छा भी हुई होगी। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि ये क्या होता है, फैलता है, इसमें भी सिकुड़न होती है, फिर फैलेगा, फिर सिकुड़न होगी। क्यों ऐसा होता है, कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गर्मी के दिनों में क्या होती हैं, ये फैल जाती हैं। क्या होता है, गर्मी के दिनों में ये फैलती हैं, और ठंडी के समय में क्या होती है, सिकुड़ती है लोहे की पटरी। ठीक है, जो लोहे की पटरी होती है क्या होती है, ठंडी के दिनों में क्या होती है, सिकुड़ती है, और गर्मी के दिनों में फैलती है। इसीलिए वहाँ जगह दिया जाता है कि अगर गर्मी का अगर सीजन है, हमें पता है गर्मी का सीजन है, और गर्मी में क्या होंगी, लोहे जो पटरी है फैलेगी, तो अगर जगह नहीं दिया जाएगा तो ये जब फैलेगी तो बीच में टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है, जिससे दुर्घटना हो सकती है, एक्सीडेंट, बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है। इस वजह से बीच में थोड़ा गैप दिया जाता है कि अगर फैलेगी भी तो वो अपना कवर कर लेगी उसी एरिया में। इसी तरह आप लोग बिजली के तार जब देखते होंगे, अब तो कई जगह केबल लग गई हैं, जो तार होते हैं वो क्या होते हैं, गर्मी के दिनों में क्या होते हैं, वो लटक जाते हैं बहुत ज़्यादा, और ठंडी के दिन में थोड़ा कम हो जाता है। तो ये वही रीज़न है, यानी कि सिकुड़ना और फैलना। मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि गर्मी में क्या होगा, वो क्या होगा, फैलेगा, और ठंड के समय में वो क्या होगा, सिकुड़ेगा। इसी तरह हमारा अर्थ भी है। तो अब आप अर्थ कहेंगे कि अर्थ ये कैसे हो सकता है कि अर्थ भी सिकुड़ेगी, फैलेगी गर्मी और ठंडी में। जी हाँ, बिल्कुल, हमें पता है कि लाखों करोड़ों वर्ष पूर्व क्या था, हमारी पृथ्वी बहुत गर्म थी, बहुत आग का गोला था, यानी कि एक तरह से कहें आप, कई जगह बताया गया सूर्य का टुकड़ा है। तो ये गर्म धीरे धीरे फिर क्या हुआ, ठंडी हुई, क्योंकि तभी हम यहाँ रह पा रहे हैं, ठंडी हुई तभी रह पा रहे हैं। लेकिन और जब ठंडी होती है तो हमें पता है कि जैसे लोहा वहाँ पे रेलवे पटरी क्या हो रही, ठंडी होने पर क्या हो रही, सिकुड़ रही है, उसी तरह हमारी पृथ्वी भी सिकुड़ रही है। अब जब कोई सिकुड़ेगा तो ऑब्वियसली उसमें हलचल होगी, बिना हिले डुले तो वो सिकुड़ेगा नहीं। तो वही जब हलचल हो गई तो हमारा ये अर्थक्वेक है। तो यही रीज़न क्या है, श्रिंकिंग ऑफ द अर्थ, यानी कि अर्थ में जब सिकुड़न होता है तब पर भी अर्थक्वेक आता है। नेक्स्ट है फोल्ड। फोल्ड आप कह सकते हैं, फोल्ड आप वलन अब जिसे कहते हैं। अब जब वलन क्रिया होगी, वलन आप पढ़े होंगे, तो वलन जब होती है तो ऑब्वियसली जब कहा जाता है कि वलन से माउंटेन का निर्माण हो जाता है, माउंटेन बन जाता है,
तो ये जब बनेगा तो ऐसा तो है नहीं कि शांति से पड़ा है, ऊपर क्या हो रहा है, वलन हो रहा है, माउंटेन बन रहा है, अर्थ को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। पड़ेगा, अर्थ क्या होगी, मूव करने लगेगी, हलचल होगा उसमें, तो वही जब हलचल हो जाएगा फिर वही अर्थक्वेक है। तो हमारा फोल्ड क्या होगा, जब फोल्ड जैसी क्रिया होती है, वलन जैसी क्रिया होती है, तब पर भी हमारा क्या होता है, अर्थक्वेक आएगा। नेक्स्ट है रिंग ऑफ फायर। रिंग ऑफ फायर बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान दीजिएगा, रिंग ऑफ फायर से बहुत क्वेश्चन पूछता है कई बार। अब रिंग ऑफ फायर क्या है, रिंग ऑफ फायर किसे बोला जाता है, पैसिफिक प्लेट जो है, हम लोग प्रशांत महासागर की उनकी जो प्लेट है, हम लोग प्लेट टेक्टोनिक में पढ़े थे, तब वहाँ पे क्या होता है, उसका ज़्यादा एरिया है, वहाँ पर ज्वालामुखी ज़्यादा आता है। हालांकि इस पर किसी दूसरे क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, अभी के लिए आप बस ये समझिए कि जो पैसिफिक प्लेट है वो बहुत बड़ी है, कई तरफ से प्लेटों से लगी हुई है। अब जब उसमें क्या होता है, गति होता है, एक दूसरे से टकराती हैं, या तो टकराएगी या दूर जाएगी, तो वहाँ पे ज्वालामुखी क्रिया बहुत देखने को मिलती है इस एरिया में, पैसिफिक जो प्लेट है। तो इसीलिए वो जो रिंग है वहाँ पे बहुत ज़्यादा ज्वालामुखी आता है, और रिंग ऑफ फायर, इसीलिए इसे रिंग ऑफ फायर बोला जाता है। और यहाँ पर क्या होता है, इसी वजह से वहाँ पे भूकंप के झटके भी बहुत आते हैं। आप एक तरह से समझिए, भूकंप आने का मेन रीजन प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है, आप अगर उसे भी समझ लेंगे तो उसके वजह से भी क्या होता है, अर्थक्वेक आता है। नेक्स्ट हमारा है वाटर लोड। मेन रीजन है जो कि आपके भारत में भी मुख्यतः कई बार देखा गया था अर्थक्वेक आने का। अर्थक्वेक आने का ये सबसे बढ़िया रीजन, सॉरी बढ़िया नहीं, सबसे बड़ा रीजन माना जाता है। आपके भारत में भी कई बार ऐसे भूकंप आए जो कि ये वाटर लोड की वजह से हो गया। अब वाटर लोड आप क्या कहेंगे, क्या होगा, मैंने ओवरलोडिंग सुना है गाड़ियों पे, ट्रकों पे, बसों में, ये क्या वाटर लोड कैसा हो गया। वाटर लोड, जी बिल्कुल, आप देखे होंगे कि आज के समय में बांध बनाए जाते हैं, बड़े लंबे समय से चल रहा है, लेकिन अभी आप देखेंगे कि अब और टेक्नोलॉजी बढ़ गई तो और बड़े बड़े बांध बनाए जा रहे हैं। पानी को ज़्यादा से ज़्यादा रोका जा रहा है, इतना ज़्यादा रोका जा रहा है कि उतना यूनिट आप लोगों को या मुझे भी नहीं पता है कि कितना एक जगह पानी रोका गया होगा। ये बहुत आंकड़े हैं इसके। तो वहाँ पे क्या होता है, जब बांध बना दिया जाता है, सपोज दैट ये क्या है, माउंटेन है, ये क्या है, माउंटेन है, और बीच में यहाँ क्या है, बांध बना दिया गया, ये बांध बनाया गया है। अब ये ध्यान दीजिए कि इसके उस साइड क्या पानी रोक दिया गया है। अब वो जब पानी रोक दिया गया है तो वो उसका लोड तो हमारे अर्थ पर पड़ेगा ही, न जाने कितने टन, मैं यूनिट भी नहीं बता सकता, कि आप इमेजिन कीजिए कि उतना ज़्यादा पानी वहाँ भर जाता है, वाटर लोड हो जाता है, जिसके वजह से जो अर्थ का सरफेस है वो बहुत दब जाता है। अब जब एक जगह कहीं खूब तेज़ी से दबेगा तो कहीं ना कहीं तो उसमें हलचल होगी ही अर्थ में। तो ज़्यादा जब वजन बढ़ जाता है, उस वाटर लोड यानी कि जो डैम का पानी ज़्यादा बढ़ जाता है, तब पृथ्वी में क्या होती है, सहन नहीं कर पाती और तब वो हलचल होने लगता है, तब वही हमारा अर्थक्वेक है। इसी तरह हमारा महाराष्ट्र में एक कोयल बांध है, वहाँ पर भी भूकंप आया था, कई बार वहाँ पर इस वजह से भूकंप आया था। एक बार 1967 में आया, एक बार 2009 में आया। हुआ क्या था दोस्तों, यहाँ पर क्या होता है कि पानी, बांध की वजह से क्या होता है, वहाँ पानी बहुत लोड पड़ता है, जिस वजह से वैज्ञानिकों का कहना है कि इस बांध के पानी के वजन के वजह से, इस वाटर के लोड के वजह से भी पृथ्वी वहाँ पर अक्सर उस क्षेत्र में क्या हो रहा है, उस एरिया में अर्थक्वेक आ रहा है। तो ये वाटर लोड बहुत मेन रीज़न है। नेक्स्ट है ह्यूमन एक्शन। ह्यूमन एक्शन, जैसा कि मैंने अभी शुरुआत में बताया, जो न्यूक्लियर वेपन है उनका प्रशिक्षण किया जाता है, टेस्टिंग किया जाता है, तो जिसके वजह से अर्थक्वेक आ जाता है। परमाणु में देखा था आपने, मूवी में देखा होगा, पोखरण जो परीक्षण किया गया था, वहाँ पर जब उसका परीक्षण किया गया तो अर्थक्वेक आ गया था। तो अर्थक्वेक के ये कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ मेजर रीज़न है जिसके वजह से अर्थक्वेक हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट आता है, इसमें वेव की बात की जाती है। अर्थक्वेक में वेव चलती हैं, तरंगे चलती हैं, और उसी तरंगों की यहाँ 3 तरह की तरंगों की बात की गई है। एक तो पीक है, सेकेंड एस वेव्स है, और थर्ड है एल वेव्स। प्राइमरी, सेकेंडरी आप थर्ड कर सकते हैं, सरफेस यानी जो धरातल के ऊपर रहती हैं, तो उनके बारे में चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए, जो वेव्स की बात की जाती है, पी वेव्स, एस वेव, यल वेव, जैसा कि मैंने बताया, इस पी वेव्स को क्या बोलते हैं, प्राइमरी वेव यानी कि प्राथमिक तरंगे भी बोलेंगे, यस वेव को द्वितीयक तरंगे भी बोलेंगे, और यल वेव जो है ये सरफेस वेव भी आप बोल सकते हैं, यानी कि धरातली वेव्स। अब ये क्या है, कहाँ पाई जाती है, इनके बारे में देख लेते हैं। जो पी वेव्स हैं, जो यानी कि प्राथमिक प्राइमरी वेव्स हैं, ये हर जगह पाई जाती हैं, यानी कि जहाँ पर ठोस अवस्था है वहाँ पर भी पाई जाएंगी, जहाँ पर तरल अवस्था है वहाँ पर भी ये चलती हैं। लेकिन फ़र्क ये है कि ये जो ठोस अवस्था है, जहाँ पे सॉलिड रहेगा, वहाँ पर ये फास्ट तीव्र गति से चलेंगी, और जो अगर कहीं तरल अवस्था है तो वहाँ पे इनकी गति थोड़ी धीमी पड़ जाती है या थोड़ा सा अपने मार्ग से विचलित हो जाती हैं। यहाँ एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जो अर्थक्वेक की चाहे जो भी वेव्स हैं,
उनमें क्या होता है कि अगर सॉलिड है वहाँ पे तेजी से चलेंगी, डेंसिटी ज़्यादा है तो वहाँ पे वो तेजी से चलेंगी, अगर डेंसिटी कम है तो उनकी स्पीड कम हो जाएगी। और यही डेंसिटी उनके क्या करती है, स्पीड और डायरेक्शन का भी बताती है। अगर कहीं डेंसिटी ज़्यादा है तो उनकी स्पीड ज़्यादा हो गई, या किसी वो सॉलिड से लिक्विड में जा रही हैं तब उनकी क्या होगी, डायरेक्शन हल्की फुल्की चेंज भी हो सकती है। तो ये ध्यान दीजिएगा, वेव्स की ये खासियत होती है। पी वेव्स हो गई। यस वेव्स क्या है, ये क्या होती हैं, ये सॉलिड में चलती हैं, ये लिक्विड फॉर्म में नहीं चलती, यानी कि तरल अवस्था में ये नहीं जाएंगी, ठोस अवस्था में गति करेंगी और द्रव अवस्था में ये नहीं जाती हैं। यल वेव्स से, यानी कि जिसे मैंने बोला सरफेस वेव्स, यानी कि धरातली तरंगे, ये जो भूकंप की तरंगे होती हैं ये पृथ्वी के धरातली क्षेत्र में चलती हैं और ये बहुत खतरनाक होती हैं। ध्यान दीजिएगा, जो धरातली वेव्स होती हैं, यल वेव्स होती हैं, ये बहुत खतरनाक होती हैं क्योंकि ये धरातल पर चलती हैं। ठीक है, अब इसी में शैडो जोन की बात की जाती है कि पी वेव शैडो जोन, यस वेव शैडो जोन। मैं इसे थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, आप एक बार इसे देख लीजिएगा। देखिए किसी स्थान पर, जैसा कि मैंने बताया कि जो पी वेव्स होती हैं ये क्या करती हैं, ठोस अवस्था में चलती हैं, द्रव अवस्था में भी चलती हैं, लेकिन कहीं कहीं क्या होती हैं, ये क्या होती है, जिस स्थान पर नहीं पहुंच पाती हैं वही हमारा कहलाएगा पी वेव शैडो जोन, जहां पर ये नहीं पहुंच पाती हैं वेव्स। सेकेंड है एस वेव जोन। ये एस वेव जोन, जैसा कि मैंने बताया कि ये केवल ठोस अवस्था में चलती हैं, तो ये जो ठोस अवस्था में चलेंगी तो ठोस अवस्था में चलेंगी, अगर बीच में कहीं द्रव अवस्था आ गया तो इसके नीचे वाला एरिया क्या रहेगा, ये यहाँ पर ये वेव्स नहीं पहुंचेंगी क्योंकि बीच में क्या आ जा रहा है, द्रव अवस्था आ जा रहा है। अब जब द्रव अवस्था को ये पार नहीं कर पाएंगी, इस वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, तो जिस एरिया में ये नहीं पहुंच पाएंगे उसे बोलेंगे यस वेव शैडो जोन। तो ये हो गया अर्थक्वेक। हमने क्या क्या जाना, अर्थक्वेक से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स, इंपॉर्टेंट नेम्स क्या हैं ये, और साथ में जो रीज़न है अर्थक्वेक क्यों आते हैं उसके बारे में हमने देखा। साथ में इसका मेजर इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, मस्ट इंपॉर्टेंट बताया जाता है वेव्स के बारे में, पी एस यल, यानी कि प्राइमरी, सेकेंडरी और आप कह सकते हैं सरफेस जो वेव्स हैं उनके बारे में हम लोग यहाँ पढ़े थे। तो आई होप कि आप लोगों को अर्थक्वेक अच्छे से समझ में आया होगा। अब आप लोग अगर अपनी प्रिपरेशन के दौरान अब अगर अर्थक्वेक पढ़ेंगे तो आपको ये बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है आपके सामने शेयर किया है अर्थक्वेक के बारे में, भूकंप के बारे में, और यहाँ से इसके अलावा आप जब पढ़ेंगे आप अर्थक्वेक तो वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। साथ में आप लोग अपनी भी प्रिपरेशन जारी रखिएगा, साथ में यहाँ से भी आप बूस्टर डोज लेते रहिएगा, आपकी प्रिपरेशन बेहतर होगी और आप एग्जाम में बेहतर फाइट करेंगे। तो दोस्तों आई होप कि आप लोगों को ये सीरीज़ अच्छी लग रही है, क्योंकि आप लोगों का भी जो रिस्पांस मिल रहा है मुझे वो अच्छा देखने में लग रहा है कि आप लोग भी सीरियस हैं। सो आई होप कि आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। नेक्स्ट हम लोग आएंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर जानकारी अच्छी लग रही है तो क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए, और आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं कर दिया करिए, क्योंकि पॉजिटिव एनर्जी मुझे भी थोड़ा मिलती रहे। फिर हम आएंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, थैंक यू।